Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to start the Indian Constitution. आज जो हम चालू करने वाले हैं ये नई लेक्चर सीरीज हम चालू करने वाले हैं। पेपर 2 के अंदर पार्ट ए है ये। इसका पूरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हम देखें पेपर 2 द्वितीय प्रश्न पत्र संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पूरे पार्ट में सेकंड पेपर पार्ट ए के अंदर आज जो हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर आज जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये हमारा लेक्चर 1 जो आज हम कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा। ये आपको इंडिविजुअल टॉपिक के लेक्चर जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ऐसे ही पूरे की पूरे सिलेबस के इंडिविजुअल टॉपिक के लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सोशियोलॉजी की मतलब पेपर 2 पार्ट भी सोशियोलॉजी जो हमारा मेंस का पार्ट है उसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका निर्माण आज हम कवर करने वाले हैं। निर्माण में आज जो हम कवर करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ेंगे और कल के जो हमारा लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो विशेष सूची है कि भारतीय मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में किस तरीके से जो है भारत में जब एंशिएंट और मेडिवल पीरियड था तो किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे। असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मतलब ही ये है रूल बुक ऑफ इंडिया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रूल बुक होती है उसको हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बुक ऑफ रूल्स, ये मतलब रूल बुक है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में किस तरीके से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता था। ब्रिटिश एरा में जब कंपनी रूल चला 1757 से लेकर 1858 तक, तो यहाँ पर आपको कंपनी रूल देखने को मिलेगा। कंपनी किस तरीके से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि 1600 में बनी थी, ये किस तरीके से जो है भारत को चलाती है, कैसे रेगुलेट करती है। और उसके बाद यहाँ पर 1858 से 1947 तक आपको क्राउन रूल देखने को मिलेगा। और ये जो क्राउन रूल चल रहा होता है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं दोनों। इससे हमारे संविधान में बहुत सारी चीजों को बोरो किया गया है, लिया गया है। इस वजह से ये दो एक्ट हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और यहाँ पर जो है टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस में आपको देखने को मिलेगा क्रिप्स मिशन 1942 का, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1948 और यहाँ पर इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग। तो आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको विशेष सूची में देखने को मिल जाएगी। पूर्व ब्रिटिश युग में प्राचीन और मध्यकालीन अवधि में किस तरीके से शासन चलाते थे और फिर कंपनी का शासन, क्राउन का शासन, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता की ओर में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के फॉर्म में हम इस टॉपिक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में किस तरीके से शासन चलता था। तो वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलता है सभा और समिति। मौर्यन काल में आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जो कि गाइडेड बाय कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वारा निर्देशित किया गया था। यहाँ पर केंद्रित प्रशासन आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे देखने को मिलता है। गुप्त पीरियड में आपको देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब विकेंद्रीकृत प्रशासन आपको देखने को मिलेगा। और मुगल एम्पायर के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि अकबर ने इफिशिएंट गवर्नेंस के लिए मानसबदारी प्रणाली जैसे सुधार किए थे कुशल सुशासन के लिए।
आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर बात करेंगे हम ब्रिटिश एरा में कंपनी रूल जो कि 1757 से लेकर 1858 तक चला। तो ये था हमारा कंपनी रूल। कंपनी रूल में किस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे रूल किया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पहला एक्ट जो आया था जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, 1773 में आया था। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बना दिया गया और यहाँ पर 4 लोगों की मिला के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो कि गवर्नर जनरल की मदद करेंगे गवर्नेंस में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में टू हैंडल लीगल मैटर। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू सुपरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेशन। यहाँ पर कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को जो है अलग अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। उसके बाद हमारे 4 चार्टर एक्ट आते हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है वो यहाँ पर कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को कंटिन्यू करने की बात करता है जो कि 1813 तक चलेगी। और 1813 के बाद यहाँ पर कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टी और ट्रेड की चाइना के साथ, मतलब एक तो टी की ट्रेड मोनोपोली और यहाँ पर ट्रेड विथ चाइना की जो है ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी ट्रेड मोनोपोली यहाँ पर खत्म हो जाएगी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पर फिर नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है 1833 जिसमें लिखा गया है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और कंपनी की ट्रेड एक्टिविटीज को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, मतलब कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद 1853 का आखिरी चार्टर एक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर इंडिया में 1853 के चार्टर एक्ट से। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आज की डेट में हम विधानसभा देखते हैं। ये सारे शब्द यहीं पे से शुरुआती दौर पे आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़ दिया गया और यहाँ पर वाइस रॉय को शक्ति प्रोवाइड करी गई टू इशू ऑर्डिनेंस। यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का वाइस रॉय को जो है शक्तियां प्रोवाइड किया गया और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है भारत में। इंडियन या मतलब यहाँ पर देखें तो विधायी परिषदों की शुरुआत भारत में होती है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक्सपैंड करी गई इंडियन मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से आपको ये देखने को मिलेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड किया गया बोथ एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर भारतीय परिषद को जो है विस्तार किया गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, पहली बार भारत में ये चीज होती है। और यहाँ पर बजट को आप डिस्कस तो कर सकते हो काउंसिल में, लेकिन इस पे वोट नहीं कर सकते, ये चीज की शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर टॉपिक में, तो अब यहाँ से आपको 1858 से 1947 तक आपको क्राउन रूल देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू होता है क्राउन रूल। इसके पहले 1857 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 1857 की क्रांति, जो कि भारत की पहली क्रांति के रूप में आपको देखने को मिलती है भारत के इतिहास में। ये चीजों को हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को और यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद बनाया गया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी जो मदद करेगी वो करेगी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। यहाँ पर अगर हम हायरार्की देखें तो आपको देखने को मिलेगा वॉइस रॉय के नीचे आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे आपको काउंसिल ऑफ इंडिया देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प कौन करेगी, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, एस्टेब्लिश ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और यहाँ पर एंड कर दिया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। फिर आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम पार्लियामेंटो रिफॉर्म के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर
साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधायी परिषद के आकार को बढ़ाया गया। और यहाँ पर जो है मुसलमान अपने प्रतिनिधियों को खुद ही निर्वाचित करेंगे, मतलब यहाँ पर इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम अलाउइंग देम टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, जो कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर अलाउ किया गया इंडियंस को टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और इसके बाद वाला 1935 का एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपको देखने को मिलता है, ये है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ पर जो मॉन्टेग हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और यहाँ पर जो चेम्सफोर्ड हैं ये वॉइसरॉय के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनका जो एम था वो इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की बात है, क्योंकि 1919 के दौरान यहाँ पर आपको स्वराज या सेल्फ रूल की बहुत ज्यादा डिमांड इंडियंस की तरफ से आपको देखने को मिलती है। और इसके मेन लीडर उस समय पे रहते हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मतलब अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर की फीचर्स की बात करेंगे हम 1919 के एक्ट में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायरकी इन द प्रोविंस। यहाँ पर सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक थे रिजर्व सब्जेक्ट, मतलब हस्तांतरित सब्जेक्ट और आरक्षित सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल, और यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्टर करेगी वो मिनिस्टर एडमिनिस्टर करेंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजर्व सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो यही बात शुरू करी गई थी 1919 के एक्ट से। यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल लेवल पर दो हाउस आपको देखने को मिलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। आज की डेट में जैसे कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो जो लोकसभा है ये हाउस ऑफ पीपल और ये लोअर हाउस के रूप में हमको देखने को मिलता है। जो राज्यसभा है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ये लोअर हाउस के फॉर्म में पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स से बनाई गई, ये 1919 के एक्ट से बनाई गई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 1919 के एक्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक्सपैंड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, और यहाँ पर इंडियन मेंबर्स को बढ़ावा दिया गया और डायरेक्ट इलेक्शन को पहली बार भारत में चालू किया। हालांकि ये जो डायरेक्ट इलेक्शन है इसमें बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, मतलब सीमित मताधिकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड था यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी थी वो बेस्ड थी प्रॉपर्टी और क्वालिफिकेशंस, इन सारी चीजों के ऊपर। आगे वाले पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर गवर्नमेंट में, यहाँ पर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, और इंडियन मिनिस्टर्स को यहाँ पर बनाना शुरू करा। यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली बार 1919 के एक्ट से आपको 1919 के एक्ट से जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ से होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बना था 1935 में ही आया था ऑन द रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आया था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 से 1932 के बीच में हुई थी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी है, यहाँ से हमने बहुत सारी चीजों को बोरो किया गया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस फॉर्म में देखने को मिलती है कि यहाँ पर अबॉलिश करी गई डायरकी इन द प्रोविंस, और यहाँ पर पूरा कंट्रोल दिया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी गई। और यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन आपको देखने को मिलेगा, प्रपोज्ड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पर बोला गया कि आप चाहो तो फेडरेशन ज्वाइन करो, या आपको नहीं भी करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो, इसलिए प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर कभी फेडरेशन ज्वाइन नहीं करते, ये बात यहाँ पर लिखी है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर आपको ये देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को यहाँ पर फेडरल असेंबली बोला है और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर फेडरल कोर्ट जो है चालू किया गया 1935 के एक्ट से, जो कि आज की डेट में प्रेजेंट डे में सुप्रीम कोर्ट की
तरह मतलब ये लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी देखने को मिलेगी टू पार्टी, मतलब वोटिंग परसेंटेज आपको उस समय पे देखने को मिलती है। 10% पॉपुलेशन को यहाँ पर वोटिंग राइट दिए गए। और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर मेन पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास में है और प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास में है। गवर्नर जनरल्स हैव द एक्सटेंसिव पावर ओवर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर। ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि गवर्नर जनरल के पास जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की पूरी पावर्स आपको गवर्नर जनरल के पास में देखने को मिलेगी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, और यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर एक्सटेंड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, वुमेन, लेबर एंड शेड्यूल कास्ट, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में अप टू मुस्लिम्स तक था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1935 के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। ये लोग यहाँ पर इंडिया को देने की बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर ये कहता है कि आपका जो एक्सटर्नल अफेयर है और आपका जो मिलिट्री अफेयर्स है, आर्मी है, वो अंडर ब्रिटिश रहेगी और जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो इंडियंस द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंडियन लीडर्स हैं वो इस चीज को मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और ये डिमांड करते हैं इमीडिएट इंडिपेंडेंस। यही चीज सेम अगस्त ऑफर में भी आपको देखने को मिलेगी, पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड डोमिनियन स्टेटस। और यहाँ पर एश्योर किया जाता है कि इंडियंस का गवर्नेंस में बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से यहाँ पर डिमांड करती है फुल इंडिपेंडेंस की। तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, उसके बाद आता है, उसके पहले आता है अगस्त ऑफर 1940 का, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 का। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी से ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और ये ही बाद में जाकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगी। यहाँ पर प्रपोज किया जाता है फ्रेमवर्क फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, जो कि पास करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पर एंड हो जाता है ब्रिटिश रूल का इंडिया में और यहाँ पर सोवेन, मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि संप्रभुता प्रदान की जाती है, सोवेनिटी प्रोवाइड की जाती है इंडिया और पाकिस्तान को। ये न्यूली फॉर्म नेशंस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर 1946 में आपको कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होते हुए दिखेगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर वर्क करेगी 1950 तक टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 में यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। उसके बाद आपको ये 1951 1952 तक आपको एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह ये आपको काम करते हुए दिखेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि हमारा होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का हमारा इस सीरीज का लेक्चर 1 था। कल के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर आपका टोटल फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये पूरी प्लेलिस्ट डेडिकेटेडली पेपर 2 पार्ट ए को लेकर बनेगी और ये इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी आपको। और ये सारे नोट्स आने वाले समय में इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड डू लाइक शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू।